बच्चों, आज हम कक्षा 10 की हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण बिंदु पद परिचय का अध्ययन करेंगे। पद परिचय का अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व हमें समझना होगा कि शब्द और पद में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम शब्द की परिभाषा देखते हैं कि स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो यहाँ शब्द की परिभाषा दी, जिसमें मुख्य जो बातें बताई वह यह है कि शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है, वर्णों का एक सार्थक समूह होता है, यानी वर्णों का एक ऐसा समूह है जो कोई अर्थ रखता है, जिसका कोई अर्थ निकलता है, और यह वर्णों का सार्थक समूह स्वतंत्र रूप से प्रयोग में लिया जाता है। ऐसे वर्णों के सार्थक और स्वतंत्र समूह को शब्द कहते हैं। जैसे निम्न शब्द हैं: बाजार, मोहन और जाता। ये तीनों शब्द हैं क्योंकि ये किसी वाक्य का अंग नहीं है। इनका अभी वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए बाजार, मोहन, जाता वर्णों का सार्थक समूह भी है और ये स्वतंत्र रूप से लिखे हुए हैं। इनके आगे पीछे कोई शब्द नहीं है, इसलिए ये वाक्य नहीं है। अब जब हम शब्द को समझ चुके हैं तो प्रश्न खड़ा होता है कि पद किसे कहते हैं। तो अब हम कहेंगे कि यही सार्थक शब्द जो ऊपर बाजार, मोहन और जाता, इस प्रकार के जितने भी स्वतंत्र शब्द हैं, जब उनका वाक्य में प्रयोग हो जाता है, यानी यही सार्थक शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं पद। जैसे ऊपर आए स्वतंत्र शब्द बाजार, मोहन, जाता को जब हम एक ही वाक्य में प्रयोग में लेते हैं तो वाक्य बना मोहन बाजार जाता है। तो यहां इन तीनों स्वतंत्र शब्दों का वाक्य में प्रयोग हुआ। अब जबकि ये वाक्य का अंग बन गए हैं, तो अब ये तीनों शब्द पद कहलाएंगे। मोहन चूंकि वाक्य का अंग बन गया, अब ये पद है। बाजार एक पद है, जाता एक अलग पद है, और है एक ये भी पद है। तो इस प्रकार से स्वतंत्र शब्दों को जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, किसी भी वाक्य के जितने भी शब्द हम देखते हैं वे शब्द न होकर पद होते हैं। अब हम पद परिचय क्या होता है उसको समझने में हमें सुविधा होगी। उपर्युक्त उदाहरण में बाजार, मोहन और जाता शब्द का वाक्य में प्रयोग होने से अब उन्हें शब्द न कहकर पद कहा जाएगा। तो ऊपर के उदाहरण से हमने देखा कि स्वतंत्र शब्दों को जब वाक्य में प्रयोग में लिया गया तो वे पद कहलाए। पद परिचय की परिभाषा: वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहते हैं। यह हमने इससे पिछली स्लाइड पर पढ़ा और समझा कि वाक्य में जितने भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे वाक्य में शब्द न कहलाकर पद कहलाते हैं। अब पद हम समझ गए कि वाक्य के जितने भी प्रयुक्त शब्द हैं वही पद होते हैं। तो पद परिचय क्या है, इसे समझेंगे कि वाक्य में प्रयुक्त पदों के व्याकरणिक परिचय को ही पद परिचय, पद व्याख्या या फिर पदान्वय कहते हैं। यानी वाक्य में जितने भी पद हैं, पद के रूप में जितने भी शब्द प्रयोग हुए हैं, वाक्य में जितने भी पद हैं, उन सब पदों का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना पद परिचय कहलाता है। पद परिचय को पद व्याख्या या पदान्वय भी कह देते हैं। तो अब हम समझे कि एक वाक्य में जितने भी पद हैं, व्याकरण की दृष्टि से उनका कुछ परिचय अवश्य होता है। वे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण
या अव्यय आदि कुछ अवश्य होते हैं। तो जो वाक्य में आए हुए इन विभिन्न पदों का व्याकरण के इन बिंदुओं के आधार पे जो परिचय देना होता है वही पद परिचय कहलाता है। अब हम पद परिचय को समझे कि वाक्य में प्रयुक्त पदों के व्याकरणिक परिचय को पद परिचय, पद व्याख्या या पदान्वय कहते हैं। व्याकरणिक परिचय से तात्पर्य क्या है? अगर इसे हम देखें कि व्याकरणिक परिचय क्या होता है, तो जैसा कि अभी मैंने बताया था कि वाक्य में प्रयुक्त हर पद व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि कुछ ना कुछ अवश्य होता है। तो वाक्य में उस पद की व्याकरण की दृष्टि से उसकी स्थिति बताना, उसका लिंग, वचन, कारक और अन्य पदों के साथ उसका संबंध बताना व्याकरणिक परिचय है। एक उदाहरण से हम इस बात को और अच्छी तरह समझेंगे। जैसे वाक्य दिया है नीचे कि अध्यापक ने विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाई। यहां हम अध्यापक पद लेते हैं। अध्यापक पद का अगर हमें पद परिचय करना हो तो हम बताएंगे कि यह पद संज्ञा है। अब संज्ञा हमने बताई तो उसका भेद कौन सा है संज्ञा का? हम बताएंगे कि यह जातिवाचक संज्ञा है। फिर उसका लिंग बताएंगे कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो अध्यापक पुल्लिंग है। फिर कॉमा लगा के फिर हम बताएंगे कि यह वचन कौन सा है? एक वचन। कारक कौन सा है? कर्ता कारक, क्योंकि हिंदी पढ़ाने का कार्य अध्यापक कर रहा है, इसलिए कर्ता कारक। अब यह पढ़ाई क्रिया का कर्ता भी है, क्योंकि पढ़ाई कौन करा रहा है? अध्यापक, और कर्ता भी इसमें अध्यापक है, इसलिए अंत में हम लिखेंगे कि पढ़ाई क्रिया का कर्ता। दूसरा जो पद है वह है विद्यार्थियों। विद्यार्थियों का जब हम पद परिचय करते हैं तो देखते हैं कि विद्यार्थी भी एक संज्ञा है और यह जातिवाचक संज्ञा है। तो पहले हम संज्ञा लिखेंगे, कॉमा लगा के जातिवाचक संज्ञा बताएंगे, उसका भेद हो गया। फिर उसके बाद फिर इसका भी लिंग बताएंगे कि यह भी पुल्लिंग और विद्यार्थियों एक वचन ना होकर बहुवचन है और को विभक्ति विद्यार्थियों के साथ लगी है, इसलिए ये कर्म कारक है, यानी विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य किया गया है। अब यहां पर तीसरा जो हमारे पास पद है वह है हिंदी। हिंदी के लिए हम जब पद परिचय करेंगे तो देखते हैं कि हिंदी भी एक संज्ञा है और यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसका जब लिंग बताते हैं तो यह स्त्रीलिंग में आएगा, एक वचन है और कर्म कारक है, क्योंकि यहां पर पढ़ाई जो क्रिया है इसके दो कर्म हैं, विद्यार्थियों को और हिंदी। एक कर्म के साथ विद्यार्थियों के साथ को विभक्ति कर्म कारक की है, जबकि दूसरे कर्म कारक हिंदी के साथ को की विभक्ति जरूरी नहीं है। तो यहां अध्यापक के साथ ने कर्ता कारक की विभक्ति है जो कि इसी के साथ मानी जाएगी। विद्यार्थियों के साथ को विभक्ति कर्म कारक की है, वो विद्यार्थियों के साथ संबंधित है। तो इस प्रकार से इन तीनों पदों का जब हम पद परिचय करते हैं तो हम देखते हैं कि पद परिचय इस प्रकार से व्याकरण की दृष्टि से पदों का परिचय देना होता है। आगे हम देखते हैं कि पद 5 प्रकार के होते हैं, यानी एक वाक्य में मुख्य रूप से 5 प्रकार के पद होते हैं। कौन कौन सा? पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया तथा पांचवा अव्यय। पदों का परिचय देते समय हमें निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए, यानी ये जो ऊपर 5 प्रमुख पद दिखाए, ये जो 5 पद हैं, इन पांचों पदों का हमें ज्ञान होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए इनके भेद कौन से हैं, इनकी पहचान क्या है, तभी हम पद परिचय कर पाएंगे।
तो यहाँ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय, इन पांचों का परिचय व्याकरण की दृष्टि से पद के संदर्भ में काम आता है। अब हम एक एक करके देखेंगे कि इन पांचों पदों का परिचय देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जब हम संज्ञा का परिचय देते हैं तो इसमें संज्ञा लिखने के बाद, जैसे कि हमने ऊपर के उदाहरण में बताया था, संज्ञा अगर है तो कोमा लगा के हमें इन तीन भेदों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, इन तीन में से किसी एक भेद, जो भी उस संज्ञा का भेद है, उस भेद को लिखना है। उसके बाद हमें संज्ञा का लिंग बताना है कि वह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से क्या है। उसका वचन, एक वचन और बहुवचन जो भी है वह लिखना होगा। कारक कौन सा है और किस क्रिया का वह करता है, या फिर कर्म भी हो सकता है, इसलिए किस क्रिया का कर्म है। यदि वह करता है तो हमें बताना है कि इस क्रिया का कर्ता। जैसे ऊपर के वाक्य में हमने बताया था, इससे पिछली स्लाइड में, कि पढ़ाई क्रिया का कर्ता अध्यापक था। तो इसी प्रकार अगर मान लो विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाई, तो वहां पढ़ाई क्रिया, जब हम विद्यार्थियों का परिचय दिया हमने, तो पढ़ाई क्रिया का जो कर्म है वह दो थे, विद्यार्थियों को और हिंदी। अगला है सर्वनाम। सर्वनाम का परिचय देते समय सर्वनाम लिखेंगे। उसके बाद सर्वनाम के 6 भेदों में से जो भी भेद उस पद का है वह पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, इन 6 भेदों में से सर्वनाम का जो भी भेद उस पद का है उस भेद को लिखना होगा। उसके बाद उसका लिंग बताना है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कौन सा है। वचन बताएंगे, कारक, क्रिया का कर्ता या क्रिया का कर्म, क्योंकि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर ही प्रयुक्त होते हैं, इसलिए ये भी या तो कर्ता होंगे या फिर कर्म होंगे। इसलिए हमें यह बताना होगा कि जो सर्वनाम पद हम बता रहे हैं वह किस क्रिया का कर्ता है या कर्म है। तीसरा जो महत्वपूर्ण पद आता है वह है विशेषण। विशेषण में विशेषण लिखेंगे। उसके बाद विशेषण के 4 भेद होते हैं। इन 4 भेद में से जो भी भेद पूछे गए पद का है कि वह गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है या फिर सार्वनामिक विशेषण है, उस पद का इन 4 में से जो भी भेद विशेषण का है उसे हमें लिखना होगा और कोमा लगा के फिर विशेषण की अवस्था यदि हमें मालूम है तो हम बता सकते हैं। जैसे कि विशेषण की 3 अवस्था होती है, एक मूलावस्था, एक उत्तरावस्था और एक उत्तमावस्था। यदि यह आपको परीक्षा स्थल पर मालूम है तो आप लिखें, अन्यथा विशेषण का लिंग, वचन और विशेष्य अवश्य बताएं। विशेष्य से अर्थ होता है कि विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं उस पद को विशेष्य बोलते हैं। तो उसका उल्लेख भी हमें करना होगा कि किस विशेष्य का विशेषण वह पद है। चौथा जो पद महत्वपूर्ण पद है वह है क्रिया। क्रिया पद का परिचय बताते समय हमें पहले बताना होगा कि यह क्रिया है। हिंदी वाक्यों में ध्यान रहे कि वाक्य के अंत में क्रिया आती है और यदि संयुक्त या मिश्र वाक्य है तो बीच में भी आ सकती है। तो हमें बताना है कि वह क्रिया है। उसके बाद हमें बताना होगा कि वह क्रिया का कौन सा भेद है, सकर्मक है, अकर्मक है, द्विकर्मक है, संयुक्त है, प्रेरणार्थक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, सहायक क्रिया है आदि। यानी इनमें से कौन सी क्रिया का वह भेद है। सकर्मक का अर्थ है जिस क्रिया के साथ वाक्य में कर्म उपस्थित है। अकर्मक जिसके साथ कर्म अनुपस्थित है, यानी कर्म वाक्य में नहीं है। द्विकर्मक का मतलब होता है
जिस क्रिया के वाक्य में दो कर्म उपस्थित हैं और संयुक्त, जहां दो क्रियाएं संयुक्त रूप से प्रयोग में ली गई हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, जहां कर्ता खुद कार्य न कर किसी और को प्रेरित करता है, प्रेरणा कर देता है, जैसे कि पुस्तक पढ़ो, तो पढ़ो प्रेरणार्थक क्रिया है। पूर्वकालिक जो क्रिया होती है उसमें एक कार्य के होने पर दूसरे कार्य के प्रारंभ करने की बात बताई जाती है। और पूर्वकालिक क्रिया की पहचान है कि अंतिम क्रिया से पहले जो क्रिया है वह उसमें कर जुड़ा होता है। जैसे मैं खाकर सोऊंगा, तो यहाँ खा कर, तो खा के साथ कर जुड़ा हुआ है और अंतिम क्रिया क्या है? सोऊंगा। मैं पढ़कर खेलूंगा, तो यह है पूर्वकालिक क्रिया। और सहायक क्रिया जैसे रहा है, रही है, रहा था आदि सहायक क्रिया। तो इनमें से जो भी भेद क्रिया का हो, भेद बताना है। उसके बाद लिंग, वचन, उसका पुरुष, धातु, अगर वो धातु से बनी हुई क्रिया है तो उसका काल कि वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्य काल कब घटित हो रही है, क्रिया कब हो रही है। वाच्य, जैसा कि पाठ्यक्रम में वाच्य चलते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इन तीनों में से अगर आपको ध्यान रहता है कि उस वाक्य में उस क्रिया का कौन सा वाच्य है, वह किसके अनुसार प्रयोग हुई है इन तीनों में से, तो वाच्य बताएंगे। इसके अलावा क्रिया का कर्ता, कि जिस क्रियापद का पूछा गया है उसका कर्ता कौन है या फिर उसका कर्म कौन है, ये हमें बताना होगा। अंतिम जो पद महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में अक्सर पूछा जाता है, वह है अव्यय। अव्यय क्या, जो महत्वपूर्ण चार भेद इसके होते हैं, एक क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक, तीसरा संबंध बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। ये चार अव्यय कहलाते हैं। क्रिया विशेषण का पद परिचय करते समय सबसे पहले तो हमें उस पद के सामने अव्यय ही लिखना चाहिए कि यह एक अव्यय पद है। उसके बाद अगर वह क्रिया विशेषण है तो हम क्रिया विशेषण लिखेंगे। फिर कोमा लगा के हम क्रिया विशेषण के जो चार भेद हैं, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक, इन चार में से क्रिया विशेषण का जो भी भेद पूछे गए पद का है, उस भेद का नाम लिखना है। फिर हम कोमा लगाएंगे और उसके बाद अल्पविराम चिन्ह लगा के उसके बाद हम करेंगे क्रिया की विशेषता, यानी जिस क्रिया की विशेषता क्रिया विशेषण बता रहा है उसका उल्लेख बताएंगे कि किस क्रिया की विशेषता यह क्रिया विशेषण बता रहा है। तो इस प्रकार से क्रिया विशेषण अव्यय का पद परिचय किया जाएगा। दूसरा अव्यय है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में सबसे पहले, वहीं इसमें भी करेंगे, सबसे पहले अव्यय लिखेंगे, अल्पविराम चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद समुच्चय बोधक लिखेंगे। समुच्चय बोधक कौन से होते हैं? जैसे और, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन आदि। तो जो दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं या दो पदों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उनको हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब हमने एक बिंदु बनाया अव्यय, दूसरा अल्पविराम चिन्ह लगा के हमने बनाया समुच्चय बोधक अव्यय, और तीसरा बिंदु हम अल्प विराम चिन्ह लगा के बनाएंगे कि जिन शब्दों या पदों को मिला रहा है, यानी जिन पदों का वह समुच्चय बना रहा है, यानी कि जोड़ रहा है, उनके लिए हम लिख देंगे कि इन दोनों के लिए समुच्चय का कार्य कर रहे हैं, जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। तीसरा जो अव्यय है वह है संबंध बोधक। संबंध बोधक पद का परिचय देते समय हम लिखेंगे कि वह एक अव्यय है, अल्प विराम चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद संबंध बोधक, फिर अल्प विराम चिन्ह, फिर उसके बाद हम बताएंगे जिसके साथ संबंध बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से संबंध बोधक अव्यय बताएंगे। संबंध बोधक की भी अच्छी पहचान है कि इसमें ज्यादातर इस तरह के शब्द आते हैं, जैसे के सामने, के ऊपर, के नीचे, के पास, इस तरह के
जो पद आए वह संबंध बोधक अव्यय होता है। चौथा जो अव्यय का भेद है वह है विस्मयादि बोधक। इसमें विस्मयादि बोधक का जब हम परिचय देंगे, पद परिचय देंगे, तो सबसे पहले अव्यय लिखेंगे, अल्प विराम चिन्ह, उसके बाद विस्मयादि बोधक लिखेंगे। तो ये दो बिंदु बनाने के बाद अब हमें देखना है कि जिस विस्मयादि बोधक पद का परिचय पूछा गया है वह किस प्रकार का भाव देता है। वह खुशी का भाव देता है तो हम लिखेंगे हर्ष सूचक भाव। यहाँ भाव गलती से आया है, तो अगर वह खुशी का अर्थ प्रकट करता है, आनंद का अर्थ प्रकट करता है, तो हम लिखेंगे हर्ष सूचक। और अगर मान लीजिए वो दुख प्रकट करने का है तो हम लिखेंगे शोक सूचक। अगर घृणा प्रकट की जाती है तो हम लिखेंगे घृणा सूचक। और विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। अगर मान लीजिए आश्चर्य प्रकट करने का है तो हम लिखेंगे विस्मय सूचक। तो यहां हम देखते हैं कि विस्मयादि बोधक में दो बिंदु तो हम बनाएंगे अव्यय और विस्मयादि बोधक। तीसरा, जिस भी विस्मयादि बोधक पद का परिचय पूछा गया है वह पद किस प्रकार का भाव प्रकट करने वाला है। यदि वह खुशी का प्रकट करने वाला है तो हर्ष सूचक लिखेंगे, दुख प्रकट करने वाला तो शोक सूचक लिखेंगे, और यदि घृणा का प्रकट करने वाला है तो घृणा सूचक, और आश्चर्य का भाव प्रकट करता है तो विस्मय सूचक लिखेंगे। इनमें से जो भी भाव हो उस भाव का निर्देश हमें करना होता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने पद परिचय और पद परिचय में काम आने वाले 5 प्रमुख पदों की पहचान करना समझा। अगले वीडियो में थोड़ा और विस्तार से इन 5 पदों को पहचानने की जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।